आप सभी लोगों का मैं नए तकनीकी सत्र में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कोरोना काल ये चल रहा है और जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे बचाव के तरीके क्या हैं और वो विभिन्न माध्यमों से आपको वक्त पर और सरकारों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, टीवी, मोबाइल पे मैसेज से या व्हाट्सएप से जानकारी मिलती रहती है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि उन सभी नियमों का पालन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को, देश को, समाज को बचाएं, क्योंकि आप बचेंगे तभी देश बचेगा। आप अपनी जिम्मेदारी हैं, आपके ऊपर आपका परिवार भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप ये सोचें कि जब आप बचेंगे, आप कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करें कि आपके कारण आपके परिवार, आपके समाज को इस बीमारी से कोई नुकसान पहुँचे। एक चेन टूट जाए तो बहुत बड़ी काम हो जाएगा। ऐसी मेरी सोचना समझना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जागरूक रहें और परिवार की देखभाल करें। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए उसी क्रम में हम आपको आगे लेकर चलते हैं और जितना कुछ आपने अब तक 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बारे में पढ़ा, सुना, जाना, अब हम आपको थोड़ा-सा उसके कुछ बैकग्राउंड का ही भी क्लास चल रहा है। थोड़ा लंबा है, लंबा इसलिए है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अकेला एक पाकिस्तान नहीं था, दोनों तरफ के पाकिस्तान शामिल थे। और एक ऐसा पहला युद्ध था जिसमें आपकी राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, सामाजिकता, भाषा, जाति, सब वर्ग संघर्ष, भाषाई संघर्ष सब शामिल था। तो कैसे उसको आगे लेके चले हम लोग, कैसे उस समय की सरकार ने काम किया, तो उस तरफ हम आगे लेके चलते हैं और बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बैकग्राउंड की पहले की 3 क्लास बताई हैं, अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। कुछ आंकड़े हैं, उसको आप नोट कर लीजिए या समझ लीजिए, देख लीजिए, जैसी भी आपकी मर्ज़ी हो। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान में मतलब पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, उसमें अवामी लीग की पार्टी थी। अवामी लीग को 169 169 सीट में 167 सीटें मिली थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, उसके जब चुनाव हुए पूरे पाकिस्तान में संसद के, तो अवामी लीग को, जो शेख मुजीबुर रहमान की थी, उसको 169 मतलब 169 में से 167 167 सीट प्राप्त हुई। और उसी तरीके से पश्चिमी पाकिस्तान में पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके अगुवा थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके बाद देखिए बेनज़ीर भुट्टो, इनकी बेटी उसकी अगुवा बनी थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पीपीपी को 144 में से 88 सीट मिली वेस्ट पाकिस्तान की। तो देखिए 313 हो गए, 313 में से 167, ज़ाहिर-सी बात है कि जो बहुमत था वो अवामी लीग के पास आ गया। मतलब अब प्रधानमंत्री पद की शपथ किसको लेनी थी? शेख मुजीबुर रहमान को। लेकिन अब यहीं से प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई? देखिए, राजधानी थी पहले पाकिस्तान की कराची, कराची से शिफ्ट होकर के इस्लामाबाद में आ गई थी। और कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर लगवा करके उस जगह पर इन्होंने बीज छिड़कवाए थे कि वो थोड़ा-सा हरा-भरा एरिया हो जाए इस्लामाबाद। रावलपिंडी वहाँ बगल में ही है, जो वहाँ के पाकिस्तान का सेना का मुख्यालय है। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी बहुत दूर नहीं है, बगल में ही है, लगभग 30-40 किलोमीटर पर मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सत्ता प्रतिष्ठानों की सेना के साथ तो बिल्कुल अच्छी बैठेगी। और मुजीबुर रहमान साहब कहाँ बांग्लादेश में पड़े हुए थे, ढाका के आस-पास। कोई ख़ास ट्यूनिंग थी भी नहीं। याहिया खान उस समय राष्ट्रपति होते थे। अयूब खान का कहना है कि मुझ पर भुट्टो ने इतना प्रेशर डाला था कि मुझको अपनी सत्ता याहिया खान को ट्रांसफ़र करनी पड़ी।
तो भाई याहिया खान साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन दोनों का गुट था और दूसरी तरफ खेमे में थे मुजीबुर रहमान। जब उन्होंने कहा भाई हमको सत्ता दो, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैसे सहन हो जाता। और मुजीबुर रहमान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, वो अरेस्ट हो गए। जब वो अरेस्ट हो गए तो उन्होंने 26 मार्च 71 को आज़ाद बांग्लादेश की घोषणा कर दी कि बांग्लादेश आज़ाद हो गया। देखिए 16 दिसंबर को वैसे तो समर्पण किया था, 16 दिसंबर 71 को, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के पास वहाँ के लोगों का बहुमत था। 169 169 सीटों में से 167 जीते थे और उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई आज से बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। इसके साथ जो कुछ और मुद्दे थे हम आपको बता दें। मुद्दे ये थे कि देखिए जो बंगाली मुसलमान थे, बांग्लादेश वाले, आज जिसको हम उस समय का पूर्वी पाकिस्तान कह सकते हैं, तो उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान के जो मुसलमान थे और जो हिंदू थे, वो अपने धर्म की या जातियों की सारी दीवारों को भूलकर, देखिए पहली बात तो समझ लीजिए, राष्ट्र के निर्माण में धर्म जाति कोई दीवार नहीं होती। इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ वोट के चक्कर में, कुछ धार्मिक नजरिए के चक्कर में, धार्मिक नेताओं ने, कुछ राजनेताओं ने आपके दिमाग में जो भर रखा है उसको निकालिए। आप लोग यहाँ पर विद्यार्थी हैं, बड़े लोग हैं, और मेरा मानना है कि धर्म जाति के मुद्दे आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सिर्फ नुकसान होता है। राष्ट्र को तभी फायदा होगा जब आप इन मुद्दों से ऊपर उठ करके सोचेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तथ्य है तो बताना जरूरी है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी धर्म की, किसी जात की कोई तरफदारी नहीं कर रहा। तो बंगाली मुस्लिम और बंगाली हिंदू, ये दोनों अपनी धर्म जाति की दीवार को भुला करके एक खाने में थे, एक तरफ थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो पंजाबी और मुस्लिम था, वो एक तरफ था। तो उस पंजाबी में कुछ सरदार भी थे, कुछ थोड़े बहुत उस समय हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। मतलब कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, पूर्वी पाकिस्तान के, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, वो एक थे। वैसे ही पश्चिमी पाकिस्तान के, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख हों, वो इस भाग को नहीं देखते थे, क्योंकि ये अपने आप को पश्चिमी पाकिस्तान वाले उर्दू भाषी कहते थे और पूर्वी पाकिस्तान वाले अपने आप को बंगाली भाषी कहते थे। तो मैंने कहा था ना अभी कुछ देर पहले कि ये भाषा का भी झगड़ा था। वो इसीलिए था क्योंकि जिन्ना ने कहा था कि भाई उर्दू राष्ट्रभाषा होगी, बंगाली को उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी थी। अच्छा, जब ये संघर्ष आगे बढ़ने लगा और ये देखा जाने लगा कि भारत उनकी बात समझ रहा है, तरफदारी कर रहा है, और ये अक्सर होता था कि भाई भारत कहता था कि वहाँ जो अत्याचार चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, कुछ करिए। क्योंकि अक्सर क्या होता था कि पाकिस्तान की सेना, जो एक टिक्का खान वहाँ पे थे, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान, वो अत्याचार करते हुए, गोली मारते हुए उनकी सेना भारतीय बॉर्डर तक आ जाती थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आएगी तो हमारी सेना उसका विरोध करेगी। और इस बात को हम लोग अक्सर बताते भी थे अपने मंत्रियों को भेज करके पश्चिमी देशों को, तो उधर से कोई ध्यान मिलता नहीं था। क्योंकि मैंने आपको देखिए पहले बता रखा है 65 वाले युद्ध में ही कि पाकिस्तान किसकी गोद में बैठा था, सेंटो सियाटो, है ना, और अमेरिका और यूरोप की गोद में जाके बैठा हुआ था। चीन को तो उसने पहले ही कुछ कश्मीर का भाग गिफ्ट कर दिया था। तो पाकिस्तान की कंडीशन कुछ वैसी ही थी कि जैसे गुंडों की सभा में एक छुटभैया गुंडा पहुंच जाए तो कहे भाई हम भी यहाँ में बैठेंगे, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करने लग जाए और लोगों को धमकाने लग जाए। तो वही हालत पाकिस्तान की थी कि पाकिस्तान का अपना कोई वजूद तो नहीं था, लेकिन इन सब की गोद में जाके बैठते बैठते वो अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझने लग गए थे। खैर, लेकिन विश्व स्तर पे किसी ने भी भारत की बात को नहीं माना।
अच्छा, पहले एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना चाहिए कि भारत सरकार या भारत की सेना का जो एक उद्देश्य था कि ऐसा हम कर सकते हैं कि हम कि पूर्वी पाकिस्तान में अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो एक 50 किलोमीटर लंबी, मतलब चौड़ी पट्टी एक पूरे बॉर्डर पर लगा दें, मतलब कब्जा कर लें, जिस पर ये जो शरणार्थी आ रहे हैं वो रहने लगें। बाद में जो मामला होगा वो अपना संयुक्त राष्ट्र के थ्रू निपट लेंगे। इनका पहले उद्देश्य यही था कि कुछ ऐसा किया जाए कि सैनिक कार्रवाई करके और 50 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी पर हम कब्जा कर लें पूरे 3 तरफ से, और उसके बाद जो लोग यहाँ आते हैं वो अपना रहें। अच्छा, आप कहीं नक्शा देखिए तो बांग्लादेश भारत से 3 ओर से घिरा हुआ है, चौथी तरफ से वो समुद्र से है। तो यही कंडीशन उस समय भी थी, कोई बहुत अंतर नहीं था। मतलब अगर आप सोचते हैं कि कोई सीमा का कोई अंतर आया तो ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास जो सीमा थी वो अभी भी हैं जो उस समय की थी। दूसरी बात क्या है कि अगर आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखेंगे तो 20 साल तक लगभग 66% जो राजस्व आता था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि जो राजस्व की प्राप्ति होती थी उसका 65-66% तो पश्चिमी पाकिस्तान खाता था, और 80% विदेशी सहायता जो मिलती थी वो भी खाता था पश्चिमी पाकिस्तान। जबकि आबादी ज़्यादा यहाँ थी पूर्वी पाकिस्तान में, राजस्व ज़्यादा या रोजगार ज़्यादा पैदा करने का जूट का काम, पटसन का काम इधर पूर्वी पाकिस्तान में था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन पर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान का अत्याचार जारी था। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, पाकिस्तान ने काम किया जब उसको समझ में आने लगा कि भाई अब इस तरह है और भारत भी अपनी नज़रें टेढ़ी कर रहा है, और ऐसा तो नहीं है कि उनकी जो आईएसआई थी या जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ थी वो चुप बैठी होंगी, मतलब शुरू से स्ट्रांग थी, और पश्चिमी मोर्चे या पश्चिमी देशों से पाकिस्तान को समर्थन भी था। तो पाकिस्तान को अंदाज़ा था कि कुछ होगा। क्या होगा, वो पश्चिमी तरफ होता है या पूर्वी तरफ होता है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि सितंबर आते आते अपनी पूरी सेना को अलर्ट पर कर दिया, सितंबर 71 तक, और अक्टूबर तक होते होते ये सारी सेना भारत के बॉर्डर पर आ गई थी। देखिए, भारतीय सेना के या भारतीय राजनीतिक लक्ष्य जो थे इस युद्ध को देखते हुए वो 3 तरह के थे। एक तो ये था कि भाई किसी भी तरीके से हमको शरणार्थियों को वापस करना है। देखिए, 1 करोड़ शरणार्थियों का संकट तो आज की भी तारीख में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो कैसे करते। दूसरा ये था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध शुरू हुआ तो उसकी तैयारी करनी है। तीसरा ये कि हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करना था, क्योंकि दोनों तरफ मोर्चे थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, हमें किस तरफ लड़ना है ये तय करना था। तो जाहिर सी बात है कि हमको एक बात कंफर्म थी कि पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान की तरफ तो हमको आक्रामक रवैया अपनाना पड़ेगा, ऑफेंसिव मोड पे हम रहेंगे क्योंकि हमें कब्जा करें, क्योंकि शरणार्थी वहीं से आ रहे हैं। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में हमको डिफेंसिव मोड में रहना पड़ेगा। डिफेंसिव मोड का फ़ायदा ये रहेगा कि कहा जाता है कि 1 और 3 का रेशियो चाहिए। अगर आपको किसी पे अटैक करना है तो आपको उससे 3 गुना सेना चाहिए, और अगर आपको डिफेंसिव मोड में रहना है तो आपको एक आदमी से आपका काम चल जाएगा। एक आदमी 3 को रोक सकता है, लेकिन अगर आपको अटैक करना है तो आपको उससे 3 गुना आदमी या फोर्स को या शक्ति को डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो भारत ने चीज़ सोची कि हम एक काम करते हैं, पश्चिमी मोर्चे पर हम उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन ईस्ट फ्रंट पे जो हमारा है, हमको जो 50 मील का जो कब्जा करना है, ये मैं आपको पहले की बातें बता रहा हूँ। अब देखिए लक्ष्य कैसे चेंज होगा। तो इसलिए उस कब्जा करने के लिए हमको वहाँ पे ऑफेंसिव मोड पे होना पड़ेगा। देखिए, 2 मोर्चे थे। पहला मोर्चा था वही पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। एक पश्चिमी पाकिस्तान का जो मोर्चा था, जो अब पाकिस्तान रह गया है अकेला, तो उसको हम पश्चिमी मोर्चा कहते हैं।
तो सब कुछ तैयारी थी भारत की तरफ से, कूटनीतिक, राजनीतिक, सैनिक। जनरल मानेकशॉ ने पूरा अपना जो है तामझाम, ट्रेनिंग व्रेनिंग, मुक्ति वाहिनी की तैयारी सब कर रखी थी, और वो भी तैयार थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब सवाल था शुरुआत कौन करेगा। तो शुरुआत भी पाकिस्तान ने करी, क्योंकि ये कहावत है कि जब सबको पता है होना क्या है, तैयारी कर ली गई है, भारत के हिसाब से सारे पासे फेंके जा रहे थे, मानेकशॉ साहब भी तैयार थे। उन्होंने कहा था कि नवंबर दिसंबर का टाइम सही रहेगा, और पाकिस्तान भी ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं सोच रहा होगा। अच्छा, इस बीच एक चीज़ हुई थी कि हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने रूस के साथ शांति सुरक्षा सहयोग की एक संधि कर ली थी, क्योंकि उनको पता था कि भारत की संधि ऐसे किसी देश के साथ तो है नहीं, और पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सारे यूरोप के देश और अमेरिका उसका साथ देगा। तो इस चीज़ को देखते हुए कि भाई चीन भी उधर होगा, क्योंकि उसको तो भाई प्रॉपर्टी डीलर पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ भाग गिफ्ट किया है। यूरोप में इंग्लैंड साथ देगा ही देगा इसका, अमेरिका का साथ देगा ही देगा। तो इन्होंने उसको टैकल करने के लिए सोवियत संघ से संधि कर ली, शांति सहयोग सुरक्षा की। तो पाकिस्तान ने जो सबसे अच्छा काम किया वो 3 दिसंबर को, क्या 71 को, और 3 दिसंबर 71 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। अच्छा ही हुआ, क्योंकि भारत को फिर शुरुआत करनी पड़ती, उससे अच्छा पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान साथ एक चीज़ होती है, हमेशा युद्ध की शुरुआत वही करता है, लड़ने बड़े जोर शोर से आएगा। तो पाकिस्तान जो था 3 दिसंबर 71 को उसने भारत पर हमला शुरू कर दिया। तो भारत की ये जो इच्छा थी कि भाई अब क्या होगा कैसे होगा, वो भी जो दुविधा है ना, वो ख़त्म हो गई कि पाकिस्तान ने तो अटैक कर ही दिया। अब भारत ने भी इसका अच्छे से जवाब दिया। पूरा पाकिस्तान में अगर आप देखिए, ऊपर से लेकर के नीचे तक, रावलपिंडी से लेकर कराची तक, पूरा भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस तरह भारत ने अपने युद्ध की जवाबी कार्रवाई शुरू करी। अब आपको हम नए तकनीकी सत्र में बताएंगे कि अब युद्ध की कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ती है। थैंक यू।